अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन मिस स्लिपरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये लेसन एक कहानी है एक बच्ची के बारे में जिसे घर पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और स्कूल में भी बच्चे उसे सताते थे। तो आइए देखते हैं कि हमें इस सबक में क्या कहा जा रहा है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। गिवन बिलो are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. पहले यहाँ पे हमको सबक के बारे में मुख्तसर तौर पे बताया जा रहा है कि नीचे दी गई जो कहानी है तो वो खुलासा है एक अकेली लड़की का Who is teased by classmates in school, जिसको के स्कूल में उसके क्लासमेट्स या उसके हमजमात साथियों के ज़रिए सताया जाता था। Because she is upset and unnerved, चूँकि वो अपसेट है एंड unnerved किसको कहते हैं? नर्वस। जो नर्वस हम अक्सर अपने इसमें यूज़ करते हैं तो उसको हम unnerved कहते हैं। चूँकि वो अपसेट है और नर्वस है ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम, अपने घर पे कुछ परेशानियों की वजह से शी इज़ अनेबल टू डू एनी टास्क वेल, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती है। द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, अभी कहानी हमको बताती है कि आगे फिर क्या होता है। ये कहानी 2 पार्ट में है, तो हम आज के वीडियो में पहला पार्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट 1, आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल, मैं तैयार हुई और स्कूल गई। इन द फर्स्ट पीरियड आवर क्लास टीचर हु टॉट अस इंग्लिश टोल्ड अस टू टेक आउट आवर कंपोजिशन नोटबुक्स, पहले पीरियड में हमारे क्लास टीचर जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते थे उन्होंने हमसे कहा कि हम हमारे कंपोजिशन के नोटबुक को बाहर निकालें। ये कहानी अब उस लड़की की ज़बान ही बताई जा रही है कि वो लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, तो वो लड़की की ज़बान में हमको कहानी सुनाई जा रही है। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक्स, तो मैंने मैथमेटिक्स की रियाजी की नोटबुक को गलती से बाहर निकाल लिया, यानी उसके बैग में बहुत सारी किताबें थी, उसमें से उसने इंग्लिश की किताब के बजाय मैथमेटिक्स की नोटबुक निकाल ली। I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. मैंने उसे बहुत ही जल्दी से रिप्लेस कर दिया, यानी दोबारा वहाँ पे रख दिया। But the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. लेकिन शायद के टीचर ने अपनी निगाहें मुझ पर ही गड़ाकर रखी थी। गेज कहते हैं निगाहों को, या बहुत ही घूर कर किसी को देखने को कहते हैं। She shouted, उन्होंने चिल्लाया। कम हियर विद योर बुक सयाली, अपनी किताब लेकर आओ यहाँ पर सयाली। सयाली उसी लड़की का नाम है जिसकी कहानी हमको बताया जा रहा है। आई ओबेड हर बट हर एंग्री लुक्स मेड माई लेग्स ट्रेम्बल, मैंने उनके कहा माना, उनके हुक्म की ताबेदारी की, उनके हुक्म को माना, लेकिन उनकी जो गुस्से भरी निगाहें थी तो उन्होंने मेरे पैरों को लड़खड़ा दिया। ट्रेम्बल कहते हैं लड़खड़ाना, पैरों का डगमगाना। एंड व्हेन आई रीच्ड हर चेयर, और जैसे ही मैं उनके कुर्सी के करीब गई, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, तो मेरे हाथ से किताब निकलकर उनके कदमों पर गिर गई या उनके पैर पर गिर गई। सम गर्ल लाफ्ड लाउडली, अब कुछ लड़कियों ने ज़ोर से हंसा। अब यहाँ पे उसकी परेशानियों को हमको बताना शुरू किया जा रहा है कि कैसे उसे डे टू डे जो टास्क होते हैं, यानी ज़िंदगी में हम जो रोज़मर्रा जो काम होते हैं, तो वो काम भी वो लड़की सही से नहीं कर पाती थी। अब जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि एक छोटा सा काम था लेकिन उसके अंदर भी उससे गड़बड़ हो गई। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस, अब टीचर ने यहाँ पे ये समझा कि मैंने उस किताब को ऑन पर्पस यानी जानबूझकर गिराया है। शी स्टेयर्ड एट मी विद एन ऑल डिवोरिंग लुक, स्टेयर कहते हैं किसी को बहुत घूरना, बहुत तेज़ निगाहों से देखना, और ऑल डिवोरिंग लुक मतलब होता है कि खा जाने वाली निगाहों से। उन्होंने मुझको बिल्कुल ऐसे देखा कि जैसे वो अपनी नज़रों से मुझको खा जाएंगी।
गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, जाओ और अपने सीट के करीब जाकर खड़े हो जाओ। शी येल्ड, उन्होंने चिल्लाया। येल मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, मैं खड़ी रही पूरे पीरियड में सज़ा पाते हुए। पनिश्ड मतलब सज़ा पाते हुए, सज़ा पा रही थी पूरे पीरियड भर में। द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब जो अगली जो क्लास थी, अगला पीरियड था, तो वो हिस्ट्री का था। द नेक्स्ट वाज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट, और मेरा वो पसंदीदा सब्जेक्ट भी है। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। टीचर ने हमसे कहा था, हमको हुक्म दिया था कि हम याद करें पानीपत की लड़ाई की असरात और उसके वजूहात के बारे में। यानी टीचर ने हमसे कहा था कि हम पानीपत की लड़ाई के असरात, यानी उस लड़ाई के असर क्या हुआ, वो किस वजह से हुई, तो उसके वजूहात को याद करने के लिए हमसे कहा था। इफ़ेक्ट कहते हैं असरात को और कॉजेज़ कहते हैं वजूहात को। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर मतलब तैयार होना, और वेल प्रिपेयर्ड मतलब अच्छे से तैयार होना, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार थी। शी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाई वन, अब टीचर ने हम तमाम को एक एक करके टेस्ट करना शुरू किया, हम तमाम की एक एक करके जांच करना शुरू किया। When my turn came, I went blank, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, I went blank, मैं बिल्कुल खाली हो गई। ब्लैंक, went blank मतलब ये ऐसा होता है कि जब किसी के जहन से बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे निकल जाना जैसे वो कभी जहन में थी ही नहीं, याद ही नहीं आना। ब्लैंक कहते हैं कि खाली हो जाना। मैं बिल्कुल खाली हो गई, मतलब मेरे जहन में बिल्कुल उस ताल्लुक से कोई बात याद ही नहीं रही। द टीचर गिव मी अ स्टर्न स्टेयर, टीचर ने मुझको एक सख्त निगाहों से दिया, या सख्त निगाहें दी, यानी सख्त निगाहों से मुझको घूरा। स्टर्न कहते हैं स्ट्रिक्ट को, मतलब बहुत सख्त निगाहों से मुझको टीचर ने देखा। वेल आई स्टूड देयर स्टिफ स्टिल विद माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और मैं वहाँ पे बिल्कुल सुन्न होकर खड़े रही। स्टिफ मतलब कहते हैं अकड़ जाना, यानी किसी कोई भी तरह की हरकत करने पर काबू न रहना, यानी मैं बिल्कुल उस तरह खड़ी हुई जैसे मैं अकड़ गई हूँ, मेरे में अब कोई भी हरकत करने की सलाहियत नहीं बाकी रही। स्टिल विद माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, और मेरा सर शर्म से लटका हुआ था। हैंगिंग डाउन मतलब, हैंगिंग मतलब लटकना, डाउन मतलब नीचे, हैंगिंग डाउन मतलब नीचे लटका हुआ था, विद शेम शर्म से। अब यहाँ पे उसके क्लास के बारे में बताया गया कि क्लास में उसे कैसी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता था। वो सब कुछ अच्छा करना चाहती थी, तब भी उससे हर चीज़ बुरी हो जाती थी। अब उस लड़की की पर्सनल लाइफ यानी घरेलू ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी घरेलू ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ थी। मामा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स, के मम्मी और पापा यानी उसके वालिद और वालिदा, अब्बू अम्मी, वो हमेशा अपनी कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ जारी रखे रहते थे। टिफ कहते हैं लड़ाई को, यानी उनकी कभी भी ख़त्म न होने वाली लड़ाइयाँ हमेशा जारी रहती थी। यहाँ पे उसको अब परेशानी क्या होती थी घर पर, वो बताया जा रहा है कि घर पे बच्चों जो बच्ची थी तो उसके माँ बाप हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते थे। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनायंस, जो पापा थे यानी जो उसके वालिद थे, तो वो हर मौके को अपने गुस्से के इजहार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यानी उसके वालिद को जब भी मौका मिलता था तो वो अपने गुस्से का इजहार किया करते थे, चाहे वो चीख कर, चिल्ला कर, लड़ाई करके, कैसी भी हो, लेकिन अपने गुस्से का इजहार ज़रूर करते थे। मामा ऑन हर पार्ट डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लिप विदाउट टर्निंग इट इनटू अ विशिफियस क्वारल, लेकिन मामा ऑन हर पार्ट, जो उसकी वालिदा थी, उसकी अम्मी थी, तो वो उनके पार्ट के तौर पर यानी अपने हिस्से पर डिड नॉट अलाउ एनी सच ओकेजन टू स्लिप, वो इस तरह के किसी भी मौके को नहीं जाने देती थी, कभी भी इस तरह के कोई मौके को छूटने नहीं देती थी। विदाउट टर्निंग इट इनटू अ विशिफियस क्वारल, इस तरह के कोई भी मौके को एक शोर शराबे वाली लड़ाई में बदले बगैर। यानी जब भी, एक तो उसके वालिद थे जो हर मौके को एक गुस्से के इजहार का मौका बना लेते थे, और जो उसकी वालिदा थी तो वो जब भी ऐसा कोई मौका आता तो वो उस मौके को एक शोर शराबे वाली लड़ाई में बदल देती थी। द क्वारल वॉज बिटवीन द टू, जो लड़ाइयाँ थी तो उन दोनों के दरमियान थी। बट द पनिशमेंट
इनएविटेबली डिसेंडेड ऑन अ थर्ड वन, लेकिन जो सज़ा थी तो वो यकीनी तौर पर एक तीसरे पर आकर गिरती थी। यानी उन दोनों की लड़ाइयों की जो सज़ा रहती थी तो वो एक तीसरे को मिलती थी, और वो तीसरा कौन था? दैट इज़ मी एट स्कूल। और वो तीसरा शख्स कौन था? तो वो मैं था स्कूल में। यानी उनकी लड़ाइयाँ जो थी तो उसके वजह से मुझे जहनी तनाव का शिकार रहना पड़ता था। जहनी तनाव की वजह से जो सज़ा थी तो वो मुझको मिलती थी स्कूल में। वेयर एवर एंड वेन एवर आई हर्ड रेज्ड वॉइसेज आई फेल्ट एज इफ मामा एंड पापा वर क्वारलिंग। जहाँ कहीं और जब कहीं आई हर्ड रेज्ड वॉइसेज, जब कभी मैं ऊंची आवाज़ों को सुनती थी, आई फेल्ट एज इफ मामा एंड पापा वर क्वारलिंग, तो मुझको ऐसा लगता था कि वालिद और वालिदा या मम्मी और पापा दोनों लड़ रहे हैं। समटाइम्स इवन इन द मिड्स ऑफ साइलेंस, कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो खामोशी के दरमियान, मिड्स कहते हैं दरमियान को, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि खामोशी के दरमियान मामाज स्क्रीम्स केम पियर्सिंग थ्रू माई ईयर्स, ऐसा लगता था कि जो मामा या उसकी मम्मी की चीखने या चीख है तो वो उसको कानों को छेदते हुए आ रही है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था उस लड़की को कि बिल्कुल खामोशी रहती थी, लेकिन उसको अचानक उसकी मम्मी की आवाज़ कहीं से सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कि वो आवाज़ उसके कानों को छेद देंगी, कानों के अंदर सुराख कर देंगी, कानों को फाड़ देंगी। एंड वेन एवर आई हर्ड मामाज हाई पिच येल्ड माई लेग्स क्वेवर्ड, और जब कभी मैं मामा की यानी मम्मी की कोई हाई पिच्ड बहुत तेज़ आवाज़ सुनती थी तो मेरे पैर या कदम डगमगाने लगते थे, कांपने लगते थे। वन डे आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, एक बार जबकि मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, समबडी फ्रॉम द टॉप गेव अ फ्रेंटिक स्क्रीम, तो किसी ने ऊपर से एक बहुत ही खौफजदा आवाज़ निकाली। फ्रेंटिक कहते हैं इन एक्सट्रीम फियर, यानी खौफ के वजह से, बहुत ज़्यादा खौफ के वजह में, तो बहुत ज़्यादा खौफ की वजह से जो आवाज़ निकाली जाती है तो उसको फ्रेंटिक कहते हैं। तो किसी ने ऊपर से एक बहुत खौफजदा आवाज़ निकाली। आई फेल एंड केम ट्रेम्बलिंग डाउन अबाउट 7 स्टेप्स, तो मैं नीचे गिर गई और लड़खड़ाते हुए या डगमगाते हुए तकरीबन 7 स्टेप या 7 सीढ़ियाँ नीचे आ गई। माई एल्बोज एंड नीज वर बैडली ब्रूज्ड, मेरे कोनियाँ और मेरे जो घुटने थे तो वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे, उस पर बुरी तरह खराशें आ गई थी। ब्रूज कहते हैं खराशों को, तो मेरे कोनियों पर और जो मेरे घुटने थे तो उनके ऊपर बुरी तरह खराशें आई थी। माई न्यू फ्रॉक वॉज टोर्न एट द सीम्स, और मेरा जो नया फ्रॉक था तो वो सिलाई पर फट गया था। सीम कहते हैं कि जब दो कपड़ों को जोड़ा जाता है तो उस जगह को कहते हैं सीम, यानी जहाँ पे सिलाई होती है, तो सिलाई से उधड़ भी गया था। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पर पहुंची, मामा शाउटेड, तो मामा ने चिल्लाया, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। व्हेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रावेगेंट लॉसेस, कब तुम मुझको भरपाई करना स्टॉप करूँगी, रोकूँगी इस तरह के महंगे नुकसानात के। लॉसेस कहते हैं नुकसानात, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे। और पे थ्रू माई नोज़ या पे थ्रू माई नोज़, ये एक मुहावरा है। पे थ्रू नोज़ मतलब होता है कि किसी को कोई बहुत बड़ा अमाउंट पे करने के लिए, अदा करने के लिए मजबूर करना। तो कब तुम मुझको इस तरह के महंगे महंगे खर्चों में डालना बंद करूँगी, उसकी माँ ने उससे कहा। मदर सीज मी बाय द आर्म, मामा ने मुझको अपने हाथों से पकड़ा। गिव मी अ गुड जर्ग, और एक अच्छे से झटका दिया। यानी उसकी माँ ने, जब अब उसको पहले से जख्म लग गए थे, लेकिन उसकी माँ ने बजाय इसके कि उसको प्यार से लेती, उसकी माँ ने उसको वहाँ पे आके उल्टा डांटना शुरू कर दिया, उसको घूर घूर के देखने लगी, उसको झटका दिया। एंड सीटेड मी ऑन द बेड, और मुझको पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। शी फेच्ड एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड अप्लाइड इट ऑन माई एल्बोज एंड नीज, और उसके बाद में उन्होंने एक एंटीसेप्टिक, एक ज़ख़म को इन्फेक्शन से बचाने वाला जो लोशन होता है तो वो लेकर आया और मेरे कोहनी और घुटने पर लगा दिया। बट डिड नॉट हग मी, लेकिन मुझको गले नहीं लगाया।
Within me lingered the yearning that she would hold me and console me. Within me lingered, और मेरे अंदर ही पीछे रह गई, मेरे अंदर जो पीछे रह गई क्या, द yearning, तड़प, कि वो मुझे पकड़ती और मुझे तसल्ली देती। यानी मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मेरी माँ मुझको तसल्ली दे, लेकिन ये जो तड़प थी कि मेरी माँ मुझको तसल्ली देंगी, तो ये मेरे अंदर ही पीछे रह गई और उन्होंने बजाय इसके कि मुझको तसल्ली देते, मुझको डांट डपट करना शुरू कर दिया। लिंगर मतलब पीछे रह गई, यर्निंग कहते हैं तड़प को, और कॉन्सोल कहते हैं तसल्ली देना। इवन इफ शी हैड गिवन मी अ जस्ट सिंपैथेटिक पैट, माई स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन सूथेड। अगर वो सिर्फ मुझको एक रहमदिली वाली थपथपाहट ही दे देती, यानी अगर मेरी पीठ को रहम और करम से अगर थपथपा ही देती, तो मेरे जो स्मार्टिंग लिम्स थे, यानी मेरे जो हाथ और पैर में जो दर्द हो रहा था, तो उनकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो गई होती। स्मार्टिंग कहते हैं कि दर्द से भरे हुए, और लिम कहते हैं हाथ और पैर को। सूतेट मतलब किसी की तकलीफ़ को कम हो जाना, यानी अगर उन्होंने मुझको एक अच्छे से प्यार से रहम से अगर वो मुझको थपथपाई दिए होते, तो मेरे हाथ और पैर की तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती थी। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय, मेरा जो छोटा भाई था तो वो करीब ही था। एज मामा वॉकड अवे टू द किचन, जैसे ही मामा किचन के पास गई या किचन की तरफ गई, ही केम एंड सेड बिसाइड मी, तो वो आया और मेरे पास में बैठा या मेरे साइड में बैठा। ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड, उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथों पर रखा, मेरे कंधे पर रखा, एंड विस्पर्ड, और उसने सरगोशी की, यानी धीरे से कहा। विस्पर कहते हैं सरगोशी करना, फुसफुसाना, धीरे से कुछ कहना। आर यू इन ग्रेट पेन, क्या तुमको बहुत तकलीफ हो रही है। आई हग्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, मैंने उसको बहुत ज़ोर से गले लगाया, एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, और फिर दोबारा रोने लगी। आई यूज्ड टू वॉक क्वाइट कॉशियसली, मैं बहुत ही एहतियात के साथ चला करती थी। येट आई वुड ऑफन स्टम्बल, लेकिन फिर भी मैं स्टम्बल यानी लड़खड़ा जाती थी, मेरे कदम डगमगा जाते थे, मुझे ठोकर लग ही जाती थी। वन डे द क्लास मॉनिटरेसेस अनाउंस्ड, एक दिन जो क्लास की मॉनिटर लड़की थी तो उसने अनाउंस किया, उसने ऐलान किया, वी विल कॉल हर स्लिपरी, कि आज से हम इस लड़की को स्लिपरी कहा करेंगे। स्लिपरी मतलब स्लिप मतलब फिसलना, और स्लिपरी मतलब ये नहीं उन्होंने उसका नाम दे देता कि ये लड़की हमेशा फिसलती रहती है, तो इसका नाम स्लिपरी दे देंगे। अदर्स स्लीप ऑन वेट ग्राउंड, सयाली मैनेजेस टू स्लीप इवन ऑन अ ड्राई लैंड, दूसरे जो लोग होते हैं वो तो गीली ज़मीन पर फिसलते हैं, लेकिन सयाली तो जो सूखी ज़मीन होती है तो उसके ऊपर भी फिसलने में कामयाब हो जाती है। अब ये लड़कियाँ उसको कैसे सताती थी, कैसे उसके अलग अलग नाम देती थी, किस तरह से उसको परेशान करती थी, तो यहाँ पे एक हमको सीन बताया जा रहा है। दैट प्रोवाइडेड द अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास न्यू स्कोप फॉर फन, अब इस मौके ने जो क्लास की दूसरी लड़कियाँ हैं तो उसको उन लोगों को फ़न का या मुझको सताने का एक नया मौका फराहम कर दिया। दे टीज्ड मी विद द न्यू टाइटल एवरी डे, वो हर दिन मुझको एक नए नाम से सताया करते थे या मुझको एक नया नाम दे दिया करते थे। Soon a verse was composed in my honor, और बहुत जल्द ही एक छोटी सी नज़म मेरे इज़्ज़त में बना दी गई। यहाँ पे लड़की मतलब एक तंज़िया अंदाज में बता रही है कि मेरे ऑनर में मतलब मुझको सताने के लिए इन लड़कियों ने एक नई सी नज़म थी तो मेरे लिए बना दी। अब वो नज़म क्या थी तो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मग, के जो स्लिपरी लड़की है तो वो फिसल जाती है विदाउट मक, बगैर कीचड़ के, यानी कीचड़ नहीं होता है, सूखी ज़मीन होती है तब भी वो उस पर फिसल जाती है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज़ योर लक, और तुम उससे एक सिंपल सा सवाल भी पूछो, नो आंसर इज़ योर लक, तो तुमको कोई जवाब नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी किस्मत है। यानी तुम ये बात जान लो कि तुम उससे कोई सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो तुमको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। I lived in perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old one. मैं हमेशा एक मुसलसल खौफ में रहा करती थी। परपेचुअल मतलब मुसलसल, लगातार, नेवर एंडिंग, कभी न ख़त्म होने वाला।
कि मैं हमेशा हर एक के खौफ में रहा करती थी। अब वो चाहे लड़की हो, द गर्ल, द टीचर, चाहे वो टीचर हो, द यंग एंड द ओल्ड, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, मैं हर एक से हमेशा डरा करती थी। When I was in class, और जब मैं क्लास में होती थी, I dare not to move out, तो मैं बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करती थी। And when I was outside, और जब मैं बाहर होती थी, I was afraid of re-entering the class, तो मुझे क्लास में दोबारा दाखिल होने में भी डर लगा करता था। Nor could I muster the courage to speak to anyone, और मैं कभी भी किसी से बात तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मस्टर द करेज मतलब हिम्मत जुटाना। अब यहाँ तक कि हमको बताया गया है कि इस लड़की को क्या परेशानियाँ थी, स्कूल में उसे कैसे परेशान किया जाता था, घर पर उसकी क्या परेशानियाँ थी। तो यहाँ तक के कहानी के पहले पार्ट में हमको बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले पार्ट में जितनी बातें बताई गई है तो सब समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।